स्टार्ट। चलिए ठीक है, तो आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो देखिए गवर्नमेंट ग्रांट का पहले क्या मतलब है। तो ग्रांट का मतलब है जो सरकार से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट एजेंसीज से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से हमको सहायता मिल रही है। दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। वो सहायता देखिए अलग अलग रूप में हो सकती है, अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है, एंड वी कॉल दैट गवर्नमेंट ग्रांट। हिंदी में सरकारी, सर अनुदान बोलते हैं इसको, या सहायता भी कह सकते हो। तो वो ग्रांट के रूप में। जी बेटा, ओके। तो अब देखिए जो ग्रांट है, ठीक है, वो ग्रांट के रूप में मिलती है। सर आजकल भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, और लाइक अभी आप अगर यूपी में रह रहे हो तो यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल की स्कीम्स हैं, और आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगाओ। सर प्रोजेक्ट में लाइक एक है पॉली हाउस, आप वो लगाओ, 50% ग्रांट है। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 70 लाख आती है तो 35 लाख सरकार देगी ग्रांट के रूप में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट लोगों को ग्रांट के रूप में पैसा दे रही है, अलाउ कर रही है, तो वो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग कैसे करें। सर ग्रांट देखो, सेंट्रल से मिल सकती है, स्टेट से मिल सकती है, लोकल अथॉरिटी से मिल सकती है। अब जीएसटी पढ़ पढ़ के यूटी और बोलोगे, यूनियन टेरिटरी से मिल सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी से मिल सकती है, गवर्नमेंट कंपनी से मिल सकती है, इवन फॉरेन गवर्नमेंट से मिल सकती है, वो भी ग्रांट है। तो कौन दे रहा है मैं उसमें नहीं जा रहा। ग्रांट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस। आप पहली लाइन पढ़ोगे तो सहायता के रूप में, सहायता माने असिस्टेंस। तो भाई साहब असिस्टेंस है। अब देखिए सहायता कैसे होती है। सर सहायता में उन्होंने पहली लाइन में लिखा है कैश में हो सकती है या काइंड में हो सकती है। सर कैश में भी हो सकती है, और बेटा काइंड में भी हो सकती है, फॉर कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस। और देखिए कंडीशंस प्रेजेंट हो सकती हैं, प्रेसिडेंट हो सकती हैं, और कंडीशंस फ्यूचर हो सकती हैं। तो कंडीशंस प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, और उसके लिए आपको अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसे वहां पे मिल जाते हैं। सर पैसे भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या स्टोरी है सर, कुछ एग्जाम्पल हो सकता है ग्रांट का। अभी मैंने आपको दिया कि आप अगर पॉली हाउस लगाओ तो दे आर अलाउइंग अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रांट। सर पहले कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स पे भी ग्रांट चल रहा था, शायद 30% था यूपी में, कि अगर आप कहीं पे सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे, मतलब आपका प्लांट है, फैक्ट्री है, और आप उसको सोचते हो कि यार सोलर एनर्जी से चलाएंगे, और अब आपने उसका पूरा वो कर दिया, तो उससे आपका जो ग्रांट है वो 30% दे रहे थे, पैसा कंपनसेट कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में आप प्रोजेक्ट लगाओ, उधर आसाम त्रिपुरा में, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लैंड फ्री दे देती है। आप फैक्ट्री लगाओ, जमीन आपको बहुत कम कॉस्ट में, ऑलमोस्ट फ्री में वो आपको दे रहे हैं। ये भी ग्रांट है। ये ग्रांट कैश में नहीं है,
काइंड में। सर ग्रांट कई बार मेरे को एक्सपेंसेस के लिए मिल सकता है। एक्सपेंसेस के लिए मतलब मान लो कोई स्कूल है जो कि सरकार की मदद पे निर्भर करता है, ठीक है, और सर ऐसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ग्रांट्स पे चलते हैं और वहाँ जो बच्चे हैं उनसे फीस बहुत नॉमिनल लिया जाता है, बहुत कम अमाउंट लिया जाता है और मतलब बहुत ही कम, मतलब आप अनन्या से पूछ के देख सकते हो। बेटा आप बताओ, याद है आपको 12th में आपका कितना फीस था? 600 रुपये पर मंथ? पक्का? साल का तो नहीं था? ओके चलो छोड़ो। सर बरेली कॉलेज का बीकॉम का फीस कितना है? कर रहे हो? हाँ रेगुलर एडमिशन फीस 1200 रुपये, एग्जाम टाइम पे 1200 रुपये, मतलब पूरे साल में 2400 गए। बस करो, रेगुलर में पूरे साल में 2400 रुपये गए, यानी 200 रुपया पर मंथ हो गया मोटा मोटा। इतने में कॉलेज चला लोगे? तो बेटा टीचर्स की सैलरी कहाँ से निकल रही है, कॉलेज की मेंटेनेंस कहाँ से हो रही है? तो दे आर डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, सरकार दे रही है पैसा, उससे चल रहा है कॉलेज। और आप देखो, इट इज नॉट रिलेटेड टू ए प्रोजेक्ट, इट्स नॉट लाइक कि आपने सोलर प्लांट लगाया, इट्स नॉट लाइक कि आपने फैक्ट्री इंस्टॉल करी, इट्स लाइक कि आप रेगुलर एक्सपेंस कर रहे हो सर, रिकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंस कर रहे हो, टीचर्स की सैलरी, कॉलेज का मेंटेनेंस, और उसके पर्पज से आपको ग्रांट मिल रही है, उसके मकसद से ग्रांट मिल रही है। सर अलग अलग किस्म की एग्जांपल्स में कोशिश कर रहा हूं आपके साथ में। अब एक ग्रांट होती है रिलेटेड टू रेवेन्यू। सर ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू ये क्या होती है बेटा? सर इट्स लाइक जैसे सब्सिडी चलती है, अभी गैस सिलेंडर पे मान लो सब्सिडी है, थोड़ा चेंज करते हैं सब्सिडी की स्कीम को, और स्कीम ये कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम कंपनीज ओएमसीज को बोलती है कि आप 200 रुपये पर सिलेंडर पब्लिक को सस्ता बेचो, और ये 200 रुपया पर सिलेंडर हम देंगे आपको, रेट पब्लिक का कम करो और ये 200 रुपया हम दे रहे हैं। नाउ इसको पब्लिक सब्सिडी बोल दे, ग्रांट बोल दो। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बड़ी अमाउंट मिली बच्चों, 200 रुपये पर सिलेंडर सोल्ड मान लो, तो बेटा ये क्या है? ग्रांट है। अब ये ग्रांट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये ग्रांट किसी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है बरेली कॉलेज जैसा? नो सर, ये ग्रांट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो बच्चों क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसकी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो इसके टाइप्स पे चलेंगे। सर मैं आपको पहले अप्रोच बता दूं अकाउंटिंग में, फिर टाइप्स पे आऊंगा। अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सर मेरे को ये बताओ कि जो ग्रांट है वो तो मिल ही रहा है, सर रिसिप्ट की बात हो रही है आज। अरे कोई बिजनेस एंटिटी है, अब जीएसटी वाली लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो? कोई एंटरप्राइज है, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, पर्पस नहीं बता रहा मैं, लेटस से 1 करोड़ रुपया मिला, ग्रांट के रूप में मिला, सेंट्रल से, स्टेट से, इवन फॉरेन गवर्नमेंट से, इवन वर्ल्ड बैंक से, वो सब गवर्नमेंट ग्रांट है। 1 करोड़ रुपया हमको कहीं से ग्रांट मिली। एक चीज तो श्योर है ना कि ये रिसिप्ट है। अरे सर पेमेंट हो रही है, एक्सपेंस की बात नहीं होगी, रिसिप्ट की बात होगी। नाउ पहली चीज कि इसको मैं एज इनकम रिकॉर्ड करूं और इसको मैं कैपिटल रिसिप्ट मानूं। तो मैं आपसे यहां पे जो बात डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, वो ये है कि गवर्नमेंट ग्रांट
whether capital receipt or बेटा revenue receipt. ठीक है सर, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? डेफिनेशन थी कि जो ग्रांट है वो हमको मिल रही है फॉर कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस, मे बी पास्ट और फ्यूचर, मे बी प्रेजेंट. तो सर हम ये कह सकते हैं कि साहब ग्रांट हमको फ्री मिली, विदाउट कंसिडरेशन मिली, और क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको पैसा दिया है और हमें बिना किसी मेहनत के, बिना किसी उसके मिला है, सो इट इज कैपिटल रिसिप्ट. हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं सर, हमने कंडीशंस पूरी करी, मेहनत करी, उसके लिए ग्रांट मिली, सो इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट. दोनों अप्रोचेज हैं, दोनों अप्रोचेज हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा. एक सीधी सीधी बात बताऊंगा कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, सर इस सवाल का आंसर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ग्रांट. सर दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड कि एक ही आंसर होगा. सर परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, ग्रांट के नेचर पर निर्भर करेगा, ग्रांट क्यों मिल रही है, पर्पज क्या है, उस पर निर्भर करेगा. तो देखिए जहां तक प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, क्या है बेटा? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट माना गया है और उसको हम कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे, और बेटा वो इनकम नहीं है, दैट इज नेवर ट्रीटेड एज इनकम. अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि ग्रांट इज रिलेटेड टू टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट. देखिए कोई प्रोजेक्ट है और सपोज उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ है और गवर्नमेंट है सम स्कीम्स जिसके अंतर्गत उनका कहना है कि भाई 40% पैसा हम देंगे, आप प्रोजेक्ट लगाओ, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आएगी उसका 40% हम देंगे. तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के रेफरेंस में हो गया. देखो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ रुपया प्रमोटर को लगाना है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है. अब वो बेटा अपना लेकर आए इक्विटी के रूप में, या कहीं से बोरो करे, लॉन्ग टर्म लोन्स ले, या फिर उसका एक पार्ट गवर्नमेंट ने उसको दे दिया, बात तो एक ही है, दैट इज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन. अब जब मेरा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा, इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट के रेफरेंस में पैसा मिलेगा, तो मैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कहूंगा बच्चों, और उसको मैं कैपिटल रिसिप्ट मानूंगा और वो सीधे सीधे कैपिटल रिजर्व में जाएगी. ठीक है, इसको P&L में नहीं लेंगे. ओके, तो ये हो गई कैपिटल अप्रोच, यानी ग्रांट कैपिटल रिसिप्ट है. सर लाइन खींच दी, आई मीन टू से अब जो कुछ बताऊंगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी. दैट मीन्स कि वो P&L में जाएगी, बट ध्यान दें एक्रूवल बेसिस पे जाएगी. इट्स नॉट अकाउंटिंग मैंने रिसिप्ट बेसिस पे, कैश बेसिस पे बच्चों ना कभी करी है, ना कभी सजेस्ट किया आपको. तो ग्रांट मेरे को मिला, एंड लेट मी से कि उसका कंडीशंस अभी पूरा हुआ ही नहीं है, वो मैं अगले साल पूरा करूंगा, बट ग्रांट मेरे को मिल गया. तो अभी राइट नाउ मैं बैलेंस शीट में होल्ड करूंगा ना, अगले साल की इनकम में डालूंगा. सब मेरे को ग्रांट मिली जो कि
आप देखो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो सकती है, लिखा है, रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकती है, या इवन कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंस हो सकता है। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट का मतलब है कि आपने कोई प्लांट खरीदा, कोई आपने मशीन खरीदा, उसके लिए ग्रांट मिल गया। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया। रेवेन्यू का मतलब है कि भाई जैसे सिलेंडर वाला एग्जांपल था कि आप पब्लिक से पैसा कम लो, हम कंपनसेट कर रहे हैं, तो वो भी ग्रांट हो गया। और एक्सपेंसेस था, जैसे बरेली कॉलेज का एग्जांपल था कि एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए ग्रांट मिल रही है। फाइन बच्चों, अब मान लो मेरे को एक्सपेंसेस वाली ग्रांट मिली या रेवेन्यू वाली ग्रांट मिली, निश्चित तौर पे पी&एल में जाएगी वो। सर आईओसी ने सिलेंडर बेचा पब्लिक को 200 रुपए सस्ता, और वो 200 रुपए सरकार ने दे दिए, ग्रांट है, तो आईओसी उसको एज इनकम ही तो रिकॉर्ड करेगा। सर उसकी तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। बरेली कॉलेज वालों ने सैलरी दिया और उस सैलरी को पे करने के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, तो भाई सैलरी पी&एल में डेबिट करोगे नहीं करोगे, तो जो ग्रांट मिली है वो पी&एल में क्रेडिट करोगे। तो आई मीन टू से इनकम अप्रोच है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन बच्चों कैश बेसिस पे नहीं है, एक्रूअल पे है। अभी मेरे को कोई एक्सपेंस के लिए ग्रांट मिली और सरकार ने पैसा दे दिया, एक्सपेंस अभी हुआ नहीं, एक्सपेंस मैं करूंगा अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो बेटा ग्रांट जब एक्सपेंस होगा तभी तो क्रेडिट होगी पी&एल में। टिल देन आई विल होल्ड द ग्रांट इन बैलेंस शीट एज एडवांस इनकम रिसीव्ड। तो ये बताओ मैंने इसको कैपिटल रिसिप्ट माना या रेवेन्यू रिसिप्ट माना? मुझे मार्च में ग्रांट मिल गई 1 करोड़, खर्चा करना था, खर्चा अगले साल करूंगा, खर्चा 1 रुपया नहीं हुआ, सरकार से 1 करोड़ मिल गया मेरे को, तो मैंने उसको बैलेंस शीट में होल्ड कर दिया बेटा, लाइबिलिटीज में, एडवांस इनकम रिसीव्ड। अगले साल जब खर्चा डालूंगा पी&एल में तभी ग्रांट क्रेडिट करूंगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल है। मुझे ये बताओ जिस साल ग्रांट मिली मैंने बैलेंस शीट में होल्ड करी, मैंने कैपिटल रिसिप्ट मानी या रेवेन्यू रिसिप्ट मानी? सर रेवेन्यू, कैपिटल नेचर थोड़ी बदल गया उसका। सर आज पैसे मिल गए, इनकम में कल दिखाऊंगा, या आज इनकम में दिखा दिया मिलेगा कल, एक्रूअल यही तो होता है। तो बेटा उसकी नेचर थोड़ी बदल गई, इट इज रेवेन्यू, ये रेवेन्यू थी, रेवेन्यू है। सर एक्रूअल के साथ में चलोगे, एक्रूअल को कभी साथ नहीं छोड़ना है आपको। चल अब देखिए जो ग्रांट है वो मेरी ये वाली हो गई कैपिटल नेचर की, बाकी की ग्रांट्स मैं रेवेन्यू रिसिप्ट मानूंगा, इनकम अप्रोच लगाऊंगा और उसको इनकम के साथ में चलूंगा। तो देखिए पहला आइटम जो ग्रांट्स के टाइप्स दिए हुए हैं उसमें दिया है कि ग्रांट आपका फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, दूसरा है ग्रांट रेवेन्यू से रिलेटेड है, तीसरा है ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, और चौथा है बेटा ग्रांट एक्सपेंस के कॉम्पनसेशन के रूप में है। बच्चों पहली बात पे आते हैं कि जो एसेट्स से रिलेटेड ग्रांट है, ठीक है सर, ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। देखिए फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो सकता है सर, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन था कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कि मैंने एक प्रोजेक्ट लगाया, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ है और गवर्नमेंट 40% यानी 40 लाख रुपया दे रही है, तो वो तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हो गया।
लेकिन अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं दे रही गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही गवर्नमेंट। कह रही भैया ऐसा है, एसेट खरीदोगे हम उसमें आपको कंट्रीब्यूट करें। अब जैसे अभी राइट नाउ आप देखो सोलर एनर्जी पे बड़ा फोकस है, और कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, पेट्रोल डीजल कंजम्पशन, ये हमको रिड्यूस करना है। भारत सरकार लगी हुई है पूरे तौर से। भारत सरकार का सपना पेट्रोल डीजल कोल इसका कंजम्पशन कम हो अपना, और क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी ये सब स्लोगन्स चलते हैं भाई। बाकी स्टोरी वीडियो के बाद बताऊंगा आपको। अब इस स्टोरी में देखिए पॉइंट ये कि एक फैक्ट्री है, बिजली कंज्यूम करती है, बहुत सारी करती है। अब उसको गवर्नमेंट कहती है कि भाई तू सोलर प्लांट लगा ले, मतलब पूरा प्लांट अपना सोलर एनर्जी पे चला ले भैया। वो उसके वो सोलर पैनल्स होते हैं, बैटरीज होती है, जाने क्या क्या तामझाम होता है। और एक बार कॉस्ट आएगी, लेकिन बाद में कॉस्ट बिल्कुल एकदम नीचे चली जाएगी, तुम्हारा बिजली का बिल खत्म हो जाएगा। और अगर सोलर एनर्जी सरप्लस है तुम्हारे पास, तो गवर्नमेंट कहती है वो हमें दे दो, हम बेच लेंगे, उसके पैसे भी देंगे तुमको। ऐसा होता है ना, राइट। अब वो फैक्ट्री जो सोलर प्लांट लगा रही है पूरा सोलर एनर्जी का, मान लो 5 करोड़ कॉस्ट आ रही है, सर बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी चीज है। और गवर्नमेंट कह रही है ठीक है 20% हम देंगे, 1 करोड़ गवर्नमेंट देने को तैयार है। सो दिस इज ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट। तो ये एक विशेष पर्टिकुलर असेट के लिए हो गया, और आप चीजें बना रहे हो तो उस पर ग्रांट मिल सकता है। ऐसी स्कीम्स होती हैं बच्चों। इसमें दो बातें हो सकती हैं, ग्रांट कैन बी मॉनेटरी और ग्रांट कैन बी नॉन मॉनेटरी। फिक्स्ड एसेट में बच्चों मॉनेटरी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, सर आपने ना मिजोरम में फैक्ट्री लगाई। अब गवर्नमेंट की स्कीम है कि जो लैंड है वो फ्री देंगे। अब वो कह रहे हैं यहां आओ फैक्ट्री लगाओ तो सही भाई, मैन्युफैक्चरिंग तो करो। सर वहां एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डेवलपमेंट होता है, बहुत चीजें होती है। तो कह रहे जमीन हम फ्री देंगे तो सी आओ। या फिर मान लो जमीन वो कम अमाउंट में दे रहे हैं, लेटर से 10 करोड़ की लैंड है और 20 लाख में दे दिए, जस्ट टू सेटअप ए प्लांट दिया, या मान लो फ्री दे दिए, ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट हो गई। सर आपने नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्री लगाई, उन्होंने लैंड आपको फ्री दे दी या बहुत ही लो रेट पे दे दी। अब ये बताओ इज इट स्कैम? मिजोरम में हमने फैक्ट्री लगाई, वहां की सरकार कह रही फैक्ट्री लगाओ आओ, हम वहां पहुंचे और उन्होंने 10 करोड़ की जमीन हमको फ्री दे दी। हम वहां फैक्ट्री लगाएंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और चीजें होंगी। अब ये बताओ क्या ये स्कैम है? अब जिसको फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन मिली बेटा वो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है, अब ये स्कैम हो गया। ठीक है, अब वो वहां फैक्ट्री उक्ट्री तो लगाएगा नहीं, नौटंकी होगी। खैर वो सब बातें छोड़ो बच्चों, आप जेन्यूननेस पे चलो, फालतू बात क्यों कर रहे हो, है ना, टॉपिक पे रहे। ये थोड़ी एग्जाम में आएगा कि वो सीएम का रिश्तेदार था और फिर अपोजिशन पार्टी वालों ने हल्ला मचा दिया और फिर ये हुआ वो हुआ, फिर उन्हें भी पैसे मिले तो चुप हुए। और सर टॉपिक क्या है कि आपने नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्री लगाई, सपोज करो सरकार ने जमीन फ्री दे दी, 10 करोड़ की लैंड थी, फ्री मिल गई। सपोज करो 10 करोड़ की जमीन 1 करोड़ में मिल गई, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। दोनों ग्रांट नॉन मॉनेटरी है, आपके बैंक में तो पैसे नहीं आए ना, 10 करोड़ की जमीन फ्री मिली, बैंक में पैसे आए नहीं आए, मॉनेटरी ग्रांट है नहीं है, कैसे ये नॉन। 10 करोड़ की जमीन 1 करोड़ में मिल गई, 9 करोड़ रुपए ग्रांट है। सर 10 करोड़ की जमीन मेरे को 1 करोड़ में दे दी, 9 करोड़ की ग्रांट है ना, 9 करोड़ रुपए बैंक में आए मेरे, कहाँ आए? सर सस्ती मिल गई।
सर इस केस में क्या करोगे? देखो फ्री वाले केस में बेटा क्या करोगे? अकाउंटिंग बताओ। एसेट रिकॉर्ड करूं नहीं करूं? लैंड है 10 करोड़ की, सरकार ने मुफ्त में दे दी कि यार तुम फैक्ट्री लगाओ, बढ़िया आदमी हो, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। हम्म। ओह, इज राइट। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, पीपीई है ये तो, AS10। एसेट्स आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। सर सिद्धांतों को चलो ना, सिद्धांत थोड़ी बदल लूंगा, एस बदल गया तो अब मेरी कॉस्ट कितनी है? 0। अब 0 पे क्या रिकॉर्ड होगा? तो यादो मत करो। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे केस में एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे कर लो, मतलब 10 करोड़ की जमीन आपने बुक्स में 1 रुपए में रिकॉर्ड कर ली, नॉमिनल वैल्यू है। अरे 100 रुपए में कर लो चलो। अब आप कहो अरे सर ये क्यों करा रहे हो? बेटा जस्ट टू पास एन एंट्री, वो लैंड बुक्स में दिखने तो लगेगी, नहीं तो वो दिख ही ना रही है, तो जस्ट वो दिखाई दे जाए। और जो सिद्धांत है मेरा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, मैं पूरा फॉलो किया हूं। नॉमिनल वैल्यू को आप नहीं कह, मेटीरियलिटी नहीं है 1 रुपए की, 1 रुपए 100 रुपए में एंट्री कर रहा हूं, वो मेटीरियल थोड़ी है। बट मेटीरियल ये कि बुक्स में लैंड दिखने लग गई जो कि अदरवाइज दिख ही नहीं रही थी। तो दैट विद दैट पर्पज वी आर पासिंग एन एंट्री, अदरवाइज वी आर रिकॉर्डिंग द लैंड एट कॉस्ट, दैट इज 0। डन? बात क्लियर है? तो नॉमिनल वैल्यू पर कर लेंगे। अब मान लो फ्री नहीं मिली, कंसेशनल रेट पे दे दिया सरकार ने, और जो जमीन थी वो थी 1 करोड़ की, और उन्होंने मेरे को दे दी 10 लाख में। अब क्या कहते हो? सर अब अगर आप सिद्धांत अप्लाई करोगे तो यू हैव द आंसर। माही आप बताओ। 10 लाख पे रिकॉर्ड करें, करेक्ट। सर सिद्धांत क्या है कि पीपीई आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो ना। तो बच्चों एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, यानी कि जो कंसेशनल अमाउंट है, सर 1 करोड़ का लैंड 10 लाख में मिला है तो मैं 10 लाख में रिकॉर्ड करेगा उसको, 5 लाख में मिला है 5 में करेगा, 50 लाख में मिला 50 में करेगा। कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है, 1 रुपया मेटीरियल नहीं है, मेरे को सिर्फ ये कि एसेट बुक्स में दिखने लगेगा, दैट इज व्हाई आई एम पासिंग द एंट्री एट नॉमिनल वैल्यू, अदरवाइज आई एम फुल्ली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एसेट एट कॉस्ट। ओके, अब इस एग्जांपल में एक छोटा सा चेंज करता हूं, लैंड की जगह लेट अस से कोई प्लांट है और वो प्लांट सरकार ने हमको फ्री दिया। सर प्लांट सप्लाई कर रहे हैं, बोले हमसे ले लो, फ्री ले लो तुम, बहुत बढ़िया। तो अब देखो अगर प्लांट मिल रहा है और वो प्लांट मेरे को फ्री मिल रहा है तो मैं नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, मैंने यहाँ लैंड नहीं लिखा, एसेट लिखा है। ठीक, बात खत्म। और बेटा 1 करोड़ का प्लांट 10 लाख में दे दिया तो मैं 10 लाख में रिकॉर्ड करूंगा। अब मैंने लैंड से प्लांट इसलिए बनाया क्योंकि लैंड नॉन डेप्रिसिएबल है, प्लांट डेप्रिसिएबल है। अब प्लांट मेरे को फ्री मिल गया, 1 रुपए में रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिसिएशन का क्या करूं? अब सर 1 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाओगे क्या? तो छोड़ दो। और 1 करोड़ का प्लांट है 10 लाख में मिल गया, अब डेप्रिसिएशन कितने पर लगाओगे? 10 लाख पर लगेगा। सर कॉस्ट इज डेप्रिसिएटेड देन, सर पीपीई को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूं, AS10 को, कॉस्ट जो रिकॉर्ड हुई है उस पर आगे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अगर कॉस्ट 10 लाख है
तो 10 लाख में रिकॉर्ड होगा, डेप्रिसिएट भी उसी वैल्यू पर होगा। कॉस्ट 1 करोड़ है, रिकॉर्ड 1 करोड़ में होगा, डेप्रिसिएट भी उसी वैल्यू पर होगा। ओके, आगे चलें, कोई कंफ्यूजन? गुड। अब देखिए, यही ग्रांट मॉनेटरी ग्रांट के रूप में, सेम एग्जांपल है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने लैंड नहीं दी। वो कह रहे हैं जमीन तुम खरीदो और जितने की खरीदोगे उसका 40% हम देंगे। ठीक है, प्लांट तुम खरीदो, जितने का खरीदोगे उसका 25% हम देंगे। दिस इज मॉनेटरी ग्रांट। सर डिफरेंस है, यहां पे प्लांट मेरे को सरकार ने दिया, जमीन मेरे को सरकार ने दी। अब वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है देने का प्लांट, तुम अपना ढूंढ के लाओ कहां खरीदोगे। हमने सोलर लगाया और लेटेस्ट से 5 करोड़ पूरा सोलर की कॉस्ट आई हमारी, और सरकार ने 20% हमको प्रॉमिस किया था, तो 5 करोड़ हमने अपने सप्लायर को दिए, पेमेंट करा, 5 करोड़ के हमने बिल सबमिट किया गवर्नमेंट को कि देखो भैया सोलर लगा ली हमने तुम्हारे कहे अनुसार, लाओ 20%, और गवर्नमेंट ने अप्रूव करके 1 करोड़ हमें दे दिया। बात समझ रहे हो? उसमें और इसमें फर्क है, ये नॉन मॉनेटरी है, मेरे को पैसे नहीं मिले, लेकिन यहां मेरे को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है सर, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल कि 5 करोड़ का हमने सोलर प्रोजेक्ट लगाया है और 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने बेटा मेरे को ग्रांट के रूप में रीइंबर्स किया है। गॉट द एग्जाम्पल? मैंने सोलर लगाया, फैक्ट्री उससे चलाऊंगा, बिजली कनेक्शन कटवा दिया मैंने बेटा, 5 करोड़ रुपए का मेरा पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई है, बिजली जो भी सोलर था लगाने की उसकी, और उसमें से 1 करोड़ सरकार ने मेरे को एज रीइंबर्समेंट बाद में दिया है। सो दिस इज मॉनेटरी ग्रांट। ठीक है बच्चों, देखो नॉन मॉनेटरी में कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट नहीं बोला मैंने आपसे। नॉन मॉनेटरी में मैंने आपसे ये कहा कि अगर फ्री मिला है तो आप नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, और अगर कंसेशनल मिला है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। कोई ऑल्टरनेट नहीं था, बट यहां पर मैं आपको 2 ऑल्टरनेटिव्स दूंगा, 2 अप्रोच बताऊंगा, एंड यू चूज एनी वन। आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, एस परमिट्स बोथ। ठीक है सर, हमने सोलर लगाया और 5 करोड़ रुपए में सोलर रिकॉर्ड हो गया हमारा, कॉस्ट 5 करोड़ है। अब 1 करोड़ रुपया मेरे को एज रीइंबर्समेंट मिल गया। नाउ व्हाट शुड आई डू? 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है कि ये जो ग्रांट है मैं इससे एसेट की कॉस्ट रिड्यूस कर लूं, तो बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट इज रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ ग्रांट। बोले तो जब हमने ये प्रोजेक्ट लगाया तो 5 करोड़ में रिकॉर्ड किया, देन वी गॉट 1 करोड़ सब्सिडी ग्रांट, तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू सोलर प्रोजेक्ट, और उसकी कॉस्ट हमारी कम हो गई। अभी वो 5 का रिकॉर्ड होके एक उसमें एंट्री क्रेडिट हो गई, नाउ इट इज 4 ओनली। अब 4 करोड़ पे आगे डेप्रिसिएशन लगेगा। सर मैंने ग्रांट से एसेट की कॉस्ट कम कर ली, पता लॉजिकल चल रहा हूं? सर मैं कोई एसेट खरीदा, ठीक है, से मैंने ये बॉटल खरीदी मान लो 500 रुपए की। अब इस 500 रुपए में 100 रुपए मेरे को किसी ने ग्रांट दे दी, कह रहे 500 की तुम लेके आओ, 100 रुपए हम देंगे। तो मैं 500 के पहले खरीद के लाया, 500 मैंने बुक्स में रिकॉर्ड करे, फिर मेरे को 100 रुपए किसी ने दे दिए विद रेफरेंस टू कॉस्ट ऑफ दिस आइटम, तो मेरी कॉस्ट तो 400 रह गई। 500 की खरीदी जरूर थी, 100 रुपए किसी और ने दे दिया, मेरी कॉस्ट कितनी है? 400। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, तो जब
पहले ज्यादा पैसे दिए फिर कहीं से मिल गए तो कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए ना। तो आई थिंक अप्रोच इज गुड, फाइन, मस्त है। अब बोलो नहीं, दूसरी क्या हो सकती है? अब आप बताओ और क्या कर सकते हैं? सर एक तो हमने कॉस्ट में कम कर दिया उसको, दूसरा बताओ, बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, बोलो बेटा। पी&एल में ले लें, कब? जब मिली है। तो देखिए आपने पूरा अकाउंटिंग ही बदल दिया। सर ऐसे थोड़ी इनकम मान लूंगा मैं, फिर तो मेरा अकाउंटिंग डिफरेंट हो गया। अब याद करो, डेप्रिसिएशन जब हम लगाते थे दो एंट्री होती थी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट, एक हो सकती थी डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और सर दोनों एंट्री सेम टू सेम है, इतना सा भी फर्क नहीं है, बैलेंस शीट पी&एल सेम बनेंगे। अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा बदल के रख दें। सर इसमें बेटा पूरा बदल गया, नहीं करना है। और बोलो, और क्या ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है? इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ जी सर, मेरा ट्रीटमेंट सेम आना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं वो ही करूंगा, बट फॉर्मेट अलग होगा। जी लाइबिलिटीज में दिखा दें, आगे रिजर्व्स में, फिर वही वही पड़ी रहेगी फिर। तो सर रुको, हम ग्रांट को डेफर्ड इनकम मान लेंगे। ग्रांट कैन बी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम to be written off over the useful life of asset to reflect the pattern of economic benefits। सर हिंदी में डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में राइट ऑफ होगा। सो यू रिकॉर्ड द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। सो राइट नाउ मैंने एसेट में कम नहीं किया, बल्कि मैंने उसको डेफर्ड इनकम मान लिया, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में रखा, और धीरे 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 मैं उसको पी&एल अकाउंट में ले जाता रहा। और सर इस प्रकार से ले जाता रहा जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है टू रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। डेप में भी यही बोला था मैंने सर, डेफर्ड इनकम में भी यही बोल रहा हूं। तो ये दो अप्रोचेज हैं, एंड यू कैन शो द ग्रांट इन दीज टू वेज। ऑब्वियसली वेयर एसेट इज डेप्रिसिएबल, अगर यही एसेट बेटा नॉन डेप्रिसिएबल है तो कॉस्ट में तो कम हो जाएगा, फिर डेफर्ड इनकम में नहीं जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सर यही एसेट अगर नॉन डेप्रिसिएबल है, सपोज लैंड है, तो ग्रांट उसके संदर्भ में मिली है, तो कॉस्ट में कम वाला फार्मूला तो ठीक है। और इस केस में डेफर्ड इनकम डेप्रिसिएशन, लैंड पे डेप होता ही नहीं है, तो डेफर्ड इनकम भी नहीं होगी, एंड दैट विल बी शोन इन कैपिटल रिजर्व। वंस गॉन इन कैपिटल रिजर्व विल ऑलवेज बी देयर, वो फिर हमेशा उधर ही रहेगा। देखो सुनो, हमने एक प्लांट खरीदा, बैलेंस शीट है बच्चों, कितने का था? 5 करोड़ का, और हमें ग्रांट मिल गई बेटा, कितनी मिल गई? 1 करोड़। हमने माइनस कर दिया, बची 4 करोड़। एंड लेट अस से अब हम उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 80 लाख, 3.2 बैलेंस शीट में दिखेगी। सर ये वाली अप्रोच का एग्जांपल दिया कि जो ग्रांट है वो मैंने एसेट की कॉस्ट में से कम कर दी, और उससे एसेट की कॉस्ट मेरी रिड्यूस हो गई, बराबर है। अब सेकंड अप्रोच में क्या करूंगा मैं? सर सेकंड केस में
मैं ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में कम नहीं करूंगा बल्कि डेफर्ड इनकम मानूंगा। ठीक है, तो मैं प्लांट तो बेटा 5 में रिकॉर्ड किया मैंने, ग्रांट इसमें से रिड्यूस नहीं करूंगा। सेकंड अप्रोच क्या कह रही मेरी ये वाली कि ग्रांट को आप डेफर्ड इनकम मानिए। डेफर्ड इनकम कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज अदर नॉन करंट असेट में जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी सॉरी। तो बेटा यहां पे मैंने दिखा दिया गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम 1 करोड़। इस अप्रोच में मैंने ग्रांट कॉस्ट में कम करी, पहली वाली। दूसरी में मैंने कॉस्ट में कम नहीं करी, इधर दिखाई है क्रेडिट एंट्री, या तो उधर से कम होगी या इधर आएगी। डेबिट क्रेडिट में तो नहीं घूमते होते में। वेरी गुड। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा? अब देखो डेप्रिसिएशन 20% का रेट है मेरा, मान लो तो बेटा 1 करोड़ लगाऊंगा, एसेट 4 करोड़ बचेगी, और इसमें से 1 करोड़ में 20% में राइट ऑफ करूंगा 20 लाख, ये 80 लाख बचेंगे। सर इस पे भी डेप्रिसिएशन के रेट, यही तो लिख रहा हूं कि ग्रांट को इनकम मान लो टू बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट टू रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो बेटा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न ये है 20% डेप्रिसिएशन, तो इस पे भी 20% राइट ऑफ। अब देखो इस अप्रोच में ऊपर वाली में एसेट आ रही 3.2, नीचे वाली में नेट करो 3.2 है। सर ठीक है, वो उधर है ये इधर है, अल्टीमेटली 3.2 है। तो बैलेंस शीट दोनों मेथड में लगभग एक सी है, बस ये कि वहां ग्रांट यहां लेस हो गई, यहां पे इधर पड़ेगी। नंबर 2, P&L के ऊपर जो लोड है दोनों अप्रोच में सेम है। सर यहां डेप्रिसिएशन के रूप में 80 लाख P&L में डेबिट होंगे, यहां पर 1 करोड़ डेबिट होगा, परंतु 20 लाख क्रेडिट भी तो करोगे। सर इस अप्रोच में P&L में कितना जा रहा है? 1 करोड़ जा रहा है डेबिट में डेप्रिसिएशन। इस अप्रोच में P&L में कितना जा रहा है? सर सॉरी, इस अप्रोच में 80 लाख जा रहा है P&L में, इसमें 1 करोड़ जा रहा है, लेकिन 20 क्रेडिट में भी तो आ रहा है। नेट इंपैक्ट क्या है? 80। तो दोनों अप्रोचेस लगभग एक सी हैं। हाँ थोड़ा अंतर जरूर है बच्चों कि इस अप्रोच में बैलेंस शीट का टोटल कम आएगा। सर टोटल में नेट हो गई ना वो, इस अप्रोच में एसेट और लाइबिलिटी दोनों का टोटल बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट ह्यूज दिखेगी, वहां बैलेंस शीट स्क्वीज हो जाएगी, इतना सा अंतर है। बट अदरवाइज अब इसमें ट्रू एंड फेयर कौन सा है? हाँ दोनों है सर, माई स्टैंडर्ड परमिट्स बोथ। सो इफ आई एम नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड देन इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर, बट इफ आई एम फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ट्रू एंड फेयर है भैया, दोनों ट्रू एंड फेयर हैं। जो इंटरप्राइज है कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकती है, बट जो भी मेथड फॉलो करेगी दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, चेंज नहीं करना है। ओके तो बच्चों दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद द ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स। देखिए फिर से बोलो, अगर नॉन मोनेटरी है, नॉन मोनेटरी में आपको ये नहीं करना है, ये मोनेटरी की स्टोरी है। नॉन मोनेटरी मिटा दिया मैंने, स्टोरी बहुत सिंपल थी बच्चों कि नॉन मोनेटरी ग्रांट का मतलब है ग्रांट के रूप में आपको कोई एसेट मिल गया या कोई सर्विस मिल गई फॉर फ्री। अब फ्री वाली सर्विस तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, हाँ वो जानी भी P&L में ना। एसेट मिली फ्री तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, एसेट मिली मार्केट रेट से बहुत कम पे तो बेटा जितने पे मिली उतने पे रिकॉर्ड करो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, सिद्धांत याद रखो, आगे बढ़ो, हेडिंग पढ़ो। नॉन मोनेटरी क्या लिखा है बच्चों? एसेट्स आर गिवन एट कंसेशनल रेट, आप उसको एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, और एसेट्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त मिल रही हैं, तो बेटा आप उसको नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। डन। नेक्स्ट इज मोनेटरी। मोनेटरी में देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये 2 अप्रोचेस है और यू कैन फॉलो एनी ऑफ देम, तुम्हारी मर्जी। ओके
अब सर एक तो ये कि आप उससे कॉस्ट ऑफ एसेट रिड्यूस कर दो, फिर रिड्यूस्ड अमाउंट पे डेप लगाओगे, ये मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। अब ये प्लांट की जगह यहां लैंड लिख दूं तो 5 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, ये पोर्शन गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेप लगता नहीं, लेकिन दोनों में फॉलो हो जाएगी। यानी ये वाला जो प्रोसेस है ये हम डेप्रिसिएबल असेट में भी कर सकते हैं बच्चों, और नॉन डेप्रिसिएबल असेट में भी सेफली कर सकते हैं। कोई फर्दर क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा, इट्स फाइन। बेटा आप देखो, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल असेट, हेडिंग पढ़ा है, पहला कॉलम देखो, ग्रांट आर शोन एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट। एसेट की ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू माने कॉस्ट, तो आप इसको एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर लो। सर कॉस्ट में से रिड्यूस कर लो, लाइक दिस। एंट्रीज कर लोगे, नीचे दी हुई है। सर पहले ग्रांट मिली, 1 करोड़ रुपया मिला, ठीक है, ये वाला, तो बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू एसेट, एसेट रिड्यूस हो गई। सर सिंपल एंट्री है। और बेटा अगर मान लो ग्रांट बुक वैल्यू के बराबर मिल जावे, सपोज इस एग्जांपल में 5 करोड़ का प्लांट था, ग्रांट भी 5 करोड़ मिल गई, तो बेटा ये 5 करोड़, ये 5 करोड़, कितना बचेगा, 1 रुपया। नॉमिनल वैल्यू पर दिखा दूंगा मैं, जीरो क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा लिखा है व्हेन ग्रांट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, या अल्लाह, फिक्स्ड एसेट इज शोन एट नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल पे दिखा देंगे, उसको खत्म हो जाएगी, वो पूरी घट गई, जीरो हो गई। जीरो पे दिखाना नहीं है, नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना हुआ है। चले राइट हैंड साइड। सर दूसरा ये कि ग्रांट को हम डेफर्ड इनकम मान लें। डेफर्ड इनकम मानेंगे तो हम उसको यहां दिखाएंगे अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में, और बेटा उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उल्टा डेप्रिसिएशन एक प्रकार से, वही रेट लगा देंगे जो एसेट के ऊपर लग रहा है। तो इस प्रकार से ग्रांट धीमे धीमे राइट ऑफ हो जाएगी, P&L में चली जाएगी, बट ओवर द यूजफुल लाइफ जाएगी, ठीक है। तो बेटा पहली एंट्री बैंक डेबिट टू ग्रांट, सर पैसे मिले, बैंक डेबिट टू ग्रांट हो गई। दूसरी एंट्री देखो नहीं लिखी है, P&L डेबिट टू ग्रांट होगा, सॉरी ग्रांट डेबिट टू P&L होगा, बट वो धीमे धीमे होगा। लिखा है बेटा ग्रांट आर रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ऑन ए सिस्टमैटिक एंड रेशनल बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ, अर्थात डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में करो ना, काहे परेशान हो रहे हो बच्चों। और बच्चों नीचे नोट लिखा है कि P&L पर जो इम्पैक्ट होगा बेटा वो सेम होगा। आप देखिए इस केस में आपकी 80 लाख P&L में जा रही है, ग्रांट तो गई नहीं P&L में, कभी नहीं गई, 80 लाख P&L में गए। इस केस में 1 करोड़ डेबिट में गए बेटा डेप्रिसिएशन, और 20 लाख क्रेडिट में गई ग्रांट, P&L में तो इतना ही गया, तो नेट इंपैक्ट इज 80 लैक्स, इट इज सेम टू सेम। ओके आगे चलें, ये क्लियर हो गया डेप्रिसिएबल एसेट का। अब मान लो एसेट नॉन डेप्रिसिएबल है बच्चों, नॉन डेप्रिसिएबल में ये पैरा नहीं लग पाएगा। देखो डेप्रिसिएबल है या नॉन डेप्रिसिएबल है, ये पैरा दोनों में लगेगा। आपका ये प्लांट की जगह लैंड कर दो तो सर ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ये डेप हट जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा, नो प्रॉब्लम सर, तो दैट कैन बी डन। लेकिन आप देखो जब मैं कहता हूं कि लैंड है, दैट इज नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है, उसके रेफरेंस में ग्रांट मिली मेरे को, डेफर्ड इनकम मान लो, चलो मान लो, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि अरे सर इसको ना डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करो। अब डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो मैं राइट ऑफ कैसे करूंगा। तो बेटा डेफर्ड इनकम अगर है और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो डेफर्ड इनकम नहीं बोलोगे, फिर आप उसे कैपिटल रिजर्व में डालोगे और वो वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि फिर डेप्रिसिएशन नहीं है तो उसका राइट ऑफ भी नहीं है बेटा। तो यहां पर अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, ठीक है, तो बेटा वी विल ट्रांसफर दैट टू कैपिटल रिजर्व,
और डेप्रिसिएबल असेट है, देन वी विल फॉलो दिस अप्रोच। ये जो अप्रोच दिख रही है ये डेप्रिसिएबल में, नॉन डेप्रिसिएबल में थोड़ा सा चेंज होगा, और इस ग्रांट को हम नॉन करंट लाइबिलिटी में नहीं डालेंगे, बल्कि बेटा सर ये प्लांट की जगह लैंड कर दो। देखो यहां तो प्लांट या लैंड दोनों केस में एक साथ चलेगा, बस ये फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पे लैंड है तो ये तो 5 बाहर आ गया, और ग्रांट को रिजर्व एंड सरप्लस में लेना है। किस हेडिंग में लेना है बेटा? कैपिटल रिजर्व हेडिंग में लेना है, 1 करोड़। और ये राइट ऑफ नहीं होगी, ये डेफर्ड इनकम नहीं है सर, ये राइट ऑफ नहीं होगी क्योंकि डेप ही नहीं लगाना, तो उस प्रोपोर्शन में कैसे राइट ऑफ होगी? और ये 1 करोड़ बैलेंस शीट में हमेशा पड़ा रहेगा, और आपको पता है कैपिटल रिजर्व का कोई यूज नहीं होता है। सर कर सकते, कैपिटल रिजर्व में से बोनस दे सकते हैं, बोनस शेयर्स, कैपिटल रिजर्व में से 2-1 यूज और कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है व्हेन सच कैपिटल रिजर्व हैज बीन रियलाइज्ड इन कैश। अब ये वाली कैपिटल रिजर्व तो कैश में रियलाइज हुई नहीं, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कतई कुछ नहीं कर पाओगे जब तक वो जमीन बेच ना लो। हाँ, जिस दिन जमीन बेच दी उस दिन ये रिजर्व फ्री हो जाएगी, पैसे रियलाइज हो गए। लेकिन गवर्नमेंट से मिली है ग्रांट में जमीन है, और उसको फिर तुमने बेच लिया बेटा, ये तो पक्का स्कैम हो गया। सरकार से फ्री में ली, आगे हमने उसकी प्लॉटिंग करके बेच दी, तो भाई साहब ये तो स्कैम के भी पिताजी हो गए, ये कैसे संभव है? एनीवे, आप मेरी बात समझ पाए। एक अप्रोच है कि अगर ग्रांट एसेट से रिलेटेड है तो आप एसेट की कॉस्ट में से कम करो ना। अब वो डेप्री है, नॉन डेप्रिसिएबल है, हो जाएगा। दूसरी अप्रोच है कि नहीं नहीं, हम एसेट की कॉस्ट में कम नहीं करेंगे, बल्कि इस अमाउंट को डेफर्ड इनकम मानेंगे, एंड इट विल बी रिटन ऑफ ओवर द यूजफुल लाइफ। लेकिन नॉन डेप्रिसिएबल है तो डेफर्ड इनकम नहीं बोलूंगा, इन दैट केस आई विल ट्रांसफर दिस टू कैपिटल रिजर्व। और बच्चों ये यहीं पे पड़ी रहेगी, और ये समझ लीजिए इस अमाउंट को यहाँ पे उम्र कैद हुई है सर, ताउम्र इसको यहीं रहना है। समझ रहे हो सर? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। बेटा एंट्रियां बताऊं? अरे सर छोड़ो, हम समझ गए, वाह। कभी कभी ऐसा भी कह दिया करो, बड़ा अच्छा लगता है। कौन है बेटा? लीज नहीं है, ग्रांट है। हाँ, लीज पे अगर दी है और ग्रांट के रूप में है, दैट इज लीज पे दिया उन्होंने और फ्री दे दिया, और लीज 20 साल 50 साल 100 साल की है, कुछ भी मान लो, ग्रांट हो गई ये भी। लेकिन इन दैट केस बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द ओनरशिप, सो यू विल नॉट पास एनी एंट्री। फ्री है, क्या करे, है ना सर जी? इज दैट क्लियर? कैपिटल रिजर्व वाली बात। अब इसी एग्जांपल में देखो, अगर ग्रांट नॉन डेप्रिसिएबल असेट की है और उसके साथ में हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ग्रांट नॉन डेप्रिसिएबल असेट की है लेकिन उसके साथ हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, उस पर खर्चा हो रहा है, तो इन दैट केस ग्रांट P&L में जा सकती है खर्चे के मुताबिक। वो अगले पेज पे लिखा है बच्चों कि जहां ग्रांट कंडीशंस के साथ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, ग्रांट डेबिट टू P&L, उसको एक्सपेंस के हिसाब से आप P&L में ले लो। ओके, तो बेटा देखो, एक हो गई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में एक तो क्या होता है सर, 2 बातें याद रखनी है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में, आपको ये ध्यान रखना है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या है? अब ये मत कहना लप्पू सा प्रमोटर अरे बेटा और झिंगुर सी ग्रांट है, नो। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मीन्स कि वेयर ग्रांट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, मशीन नहीं, पर्टिकुलर आइटम नहीं, पूरा फैक्ट्री लगा रहा हूं मैं, पूरा प्रोजेक्ट है मेरा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर, स्टॉक, सब मिलाकर,
उसकी कॉस्ट है 5 करोड़ और उसके रेफरेंस से मेरे को 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गया, वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैपिटल अप्रोच में जाएगा, कैपिटल रिजर्व मानोगे। ठीक। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? एसेट। एसेट नॉन मोनेटरी, मोनेटरी। अभी इसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा, बहुत लंबा हो जाता है। तीसरा है ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। बेटा ज्यादा तो कुछ है नहीं लिखने को मेरे पास, रेवेन्यू से रिलेटेड है। ये क्या होता है सर? अरे अभी बताया ना मैंने, आईओसी सिलेंडर बेचती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। अरे भैया इनकम है ये। और बेटा एक्रूअल ध्यान रखना, जब जिस पीरियड से रिलेटेड होगी उसी में तो क्रेडिट करोगे पी एंड एल में। भाई इनकम है, इनकम है, इनकम है। सर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सिलेंडर पब्लिक को 200 रुपए सस्ता बेचा और मान लो भारत सरकार ने उसको वो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया इस ग्रांट, तो इंडियन ऑयल शुड क्रेडिट दैट टू देयर पी एंड एल। ऑब्वियसली जितने सिलेंडर बेचे उतने। अब मान लो भारत सरकार पैसे पहले दे रही है और कहती है अब तुम बेचो सिलेंडर, तो जितने बिक गए उतनी तो पी एंड एल में लोगे, बाकी डेफर्ड इनकम है, अभी एक्रूड नहीं हुई है। मान लो भारत सरकार पैसे बाद में दे रही है, कह रही है पहले बेचो, रिपोर्ट भेजो कितने बेचे, कितनी तुमने नुकसान कमाया 200 रुपए से, अब हम देंगे, तो भी एक्रूअल पे चलूंगा मैं, जितने सिलेंडर बेच लूंगा उसकी ग्रांट इनकम में रिकॉर्ड करूंगा, रिसीवेबल दिखाऊंगा। सर अकाउंटिंग तो एक्रूअल पे ही करोगे, कैश बेसिस पे मैंने कब करवाई? AS12 में गलती होने का बहुत चांस रहता है कि हम कैश बेसिस पे ठोक देंगे ना, यहां पर भी हम एक्रूअल का ध्यान रखेंगे। तो बेटा रेवेन्यू वाली को क्या लिखा है? शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस। दैट मीन्स कि जब कॉस्ट इनकर हो रही है देन इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। भाई ठीक है, आगे बढ़े। और बेटा ग्रांट एज कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, बरेली कॉलेज का एग्जांपल लिया हमने कि भाई वहां पे टीचर्स की सैलरी देने को गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, तो सैलरी कहां जा रही है? पी एंड एल में, तो ग्रांट कहां जाएगी? पी एंड एल में। तो ग्रांट का क्या करोगे? अरे सर इनकम मानेंगे और क्या करेंगे। और बेटा किस आधार पे मानोगे? अरे सर एक्रूअल बेसिस पे मानेंगे, ये तो समझ चुके हैं अच्छे से। तो बेटा लिखा है ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस, क्या लिखा है? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंस और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द ईयर एज रिसीवेबल। तो जिस भी ईयर में हो रही है उस ईयर की रिसीवेबल मानी जाएगी एक्रूवल में, और इट विल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये एज पर AS5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फॉल करेगा। सर नेक्स्ट इज रिफंड, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, बचा तो देखो इतना ही है, फिर उसके क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए मैं कल कराऊंगा इसको, तो कल बात करेंगे। थैंक यू।